इस तरह से। ओके, लेट्स मूव। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे शरीर का एक तरह से एनर्जी मैकेनिज्म को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जब हम खाना खाते हैं, उसको पचाने के बाद जो रस बनता है, वह रस एक तरह से फिनिश प्रोडक्ट के रूप में ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है। यही एक तरह से पोषण है। लेकिन यह पोषण अपने आप में शरीर के सेल्स यूज़ नहीं कर पाते हैं। इन पोषण को प्रयोग करने के लिए, यूज़ करने के लिए, सेलुलर लेवल में कंज्यूम करने के लिए शरीर के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा होना जरूरी है। बिना ऑक्सीजन आप चाहे कुछ भी खा लें, शरीर उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकती है। उन पोषण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उन पोषण को जलाने के लिए एक तरह से साधन के रूप में ऑक्सीजन जरूरी है। Our cells will produce energy out of nutrients by burning that nutrients with the help of oxygen. इसीलिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन का सप्लाई रेस्पिरेशन के माध्यम से, श्वास प्रश्वास के माध्यम से होता है। तो श्वास प्रश्वास चलाने वाला जो प्रोसेस है, उसका जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, या हिंदी में श्वास प्रश्वास प्रणाली। अब श्वास प्रश्वास प्रणाली में मुख्य अंग के रूप में फेफड़े हैं, लंग्स दो है ना, राइट एंड लेफ्ट। ऐसे थर्ड लंग्स के रूप में स्किन को कहा जाता है, लेकिन मेजर लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग्स, दो लंग्स है। अब ये लंग्स के साथ जुड़े हुए पाइप है, दो पाइप, क्योंकि ऊपर से नॉस्ट्रिल से शुरू होता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस, और यहाँ एयर पाइप है, और एयर पाइप जा कर के दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो ये मेजर एयर पाइप है, इसको कहते हैं ब्रोंकस, ये नहीं, इसको कहते हैं ट्रैकिया। और इसके दो पार्ट डिवाइड होते हैं, इनको कहते हैं ब्रोंकस। और ये जो ब्रोंकस के ब्रांचेज होते हैं, और जो फेफड़ों के अंदर स्पंजी नेचर के टिश्यू का बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं प्लूरे या एल्वोलाई। वहाँ तक एयर को डिवाइड करते हुए पहुँचाने का जो सिस्टम है, उसको, उस पाइप को कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और फिर जो स्पंजी नेचर के टिश्यूज मैंने कहा, उनको कहते हैं प्लूरे या एल्वोलाई। और इसके नीचे, लंग्स के नीचे, इसको प्रोटेक्ट करने वाला एक लेयर है, इसको कहते हैं डायफ्राम, डायफ्रामेटिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। और ये ब्रीदिंग को चलाने के लिए सपोर्ट करने वाले रिब्स के साथ जुड़े हुए इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, जो कंट्रैक्शन और रिलीज करने के लिए हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ ऊपर जैसे ट्रैकिया हो गया, और फिर यहाँ जो रेस्पिरेटरी पाइप, लंग्स से जुड़े हुए पाइप का एक लैरिंग्स है, फिल्टर है। और ऊपर जाएंगे तो ये पाइप में यहाँ नॉस्ट्रिल जब एंड होता है, वहाँ म्यूकस बनाने का एक जगह है, म्यूकस मेम्ब्रेन। इनफैक्ट ये पूरे के पूरे एयर पाइप म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ है। और यहाँ म्यूकस बनाने का मेजर जगह है, जिसको साइनस रीजन कहते हैं। और दो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के अंदर कुछ बाल होते हैं। और ये सारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये हो गया एनाटॉमिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो सामान्य रूप से नॉस्ट्रिल से ही ब्रीदिंग करते हैं, और नॉस्ट्रिल से ही करना चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी वजह से नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो गया तो माउथ से ब्रीदिंग भी जाता है, तो भी ऑक्सीजन सप्लाई होता है। लेकिन सामान्यतः माउथ से ब्रीदिंग करते हैं तो एयर डायरेक्ट जब टच करता है तो फिर ड्राइनेस क्रिएट करेगा, और ये थ्रोट रीजन में ड्राइनेस आएगा, तो उससे फिर कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसीलिए इट शुड नॉट बी नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग इज नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। अब नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग से जब ब्रीदिंग लेते हैं तो सबसे पहले जो बाल होते हैं, ये फिल्टर करते हैं बाहर के डस्ट पार्टिकल वगैरह को, और उसके बाद भी उससे पेनिट्रेट करके अगर ये अंदर चला जाता है तो ये साइनस रीजन में म्यूकस बन रहा होता है, उस म्यूकस में एयर टच करता है और उसके सारे डस्ट वगैरह वहाँ पकड़ लेता है वो।
और उसके बाद एयर थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाता है और फिर नीचे चला जाता है और जो लैरिंग्स को पेनिट्रेट करता हुआ एयर पाइप अर्थात ट्रैकिया के अंदर से लंग्स के ओर जाता है। और वो पूरे स्ट्रक्चर में मैंने कहा इनर वॉल में म्यूकस बनाने का सिस्टम है। अगर उस एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह हो, अनवांटेड मटेरियल हो तो या केमिकल्स वगैरह हो तो वह म्यूकस में चिपक करके वहीं ऊपर ही रुक जाता है और उसके बाद लंग्स में पहुंचते समय लंग्स में नुकसान करने वाली चीज़ें आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। अगर इंसान बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में ज़्यादा एक्सपोज होता है तो इस एरिया में पूरे के पूरे जो कफ बनाने वाले, जो म्यूकस बनाने वाले लेयर है, वहाँ इन चीज़ों का इकट्ठा होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। इसके कारण से डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होने वाले जगह में जो रहते हैं उनको ज़्यादा कफ आता है, जिससे वो कफ के माध्यम से म्यूकस इकट्ठा करके निकाल दें, जो भी गंदगी अंदर गया था वो लंग्स में ना पहुँचे। खैर, अब उसके बाद जब एयर अंदर चला जाता है तो लंग्स के अंदर स्पंजी नेचर का स्ट्रक्चर है, वो एक साथ एयर फ्लो नहीं पहुंचता लंग्स में, उसका ब्रांच आउट होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पाइप से। जैसे खेत में पानी नहर से डायरेक्ट नहीं डाला जा सकता है, उसके छोटे छोटे बना करके कैरी बना करके पानी डालते हैं तो अनाज को नुकसान नहीं होता। नहीं तो नहर के पूरे पानी डाल दो तो अनाज ही उठ जाए। ऐसे ही हाल है, लंग्स में भी एयर जाते समय छोटे छोटे पाइप से जाता है। उन पाइप्स को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इवन ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी म्यूकस प्रोड्यूसिंग मेम्ब्रेन है, जो अगर कोई चीज़ें बाई चांस छूटा हो तो उसको भी पकड़ लेते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर। अब यहाँ लंग्स के अंदर ब्लड आता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और जो ब्लड आता है उसमें हेमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर। अब उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ने इकट्ठा करके लेके आया है, वह यहाँ लंग्स में पहुँचने के बाद जैसे ऑक्सीजन पहुँचता है वो हेमोग्लोबिन उसको कैच कर लेता है ऑक्सीजन को, और वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से थ्रो आउट हो जाता है। एक तरह से मैग्नेटिक नेचर का है ये मैकेनिज्म है। और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलता है तो उसके टेकर नहीं होते, उसको लेने वाला कोई नहीं है। हेमोग्लोबिन ले रहा था, हेमोग्लोबिन ने तो ऑक्सीजन पकड़ लिया, तो वहाँ वो छूटता है। और जब ब्लड अंदर चला जाता है तो उस समय कंट्रैक्शन जब होता है तो ब्लड तो निकल जाता है उधर पाइप के थ्रू हार्ट के, और बाकी जो एयर बचा हुआ है वो फिर ब्रीद आउट हो करके बाहर निकलता है। कंट्रैक्ट, जैसे लंग्स कंट्रैक्ट हो वहाँ जगह नहीं बचता तो वो बाहर निकलता है। ऐसा प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है। इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेटरी प्रोसेस कहते हैं। अब ये ब्रीदिंग नॉर्मली एक सामान्य हेल्दी ह्यूमन बीइंग 1 मिनट में लगभग 15 से 17 बार ब्रीदिंग करता है। जो इंसान 15 से 17 बार ब्रीदिंग करता है उसको नॉर्मल ब्रीदिंग कहा गया। और अगर नॉर्मल हेल्दी कहा गया, और अगर कोई 20 से ज़्यादा बार पर मिनट ब्रीदिंग कर रहा है तो उसका इंटरनल हेल्थ सफ़र कर रहा है, उसके लंग्स पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके सिस्टम को ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए लंग्स अंडर स्ट्रेस होकर के ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं। ऐसे में डीजेनरेशन रैपिड होता है, उसका हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम सही से नहीं हो पाता है, फिर कुछ ही समय में लंग्स खराब हो जाएंगे। और जो इंसान लगभग 15 बार से कम ब्रीदिंग करता है पर मिनट उसको हेल्दी माना जाता है। और योगी लोग ब्रीदिंग कंट्रोल डेवलप करते हुए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए ब्रीथ को बिलो 10 करने की कोशिश करते हैं। पर मिनट ब्रीदिंग को 10 नंबर से नीचे अगर ले जाएं तो लंग्स के ऊपर प्रेशर नहीं होता, लंग्स ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता। शरीर के अंदर ऑक्सीजन का भरपूर सप्लाई होता है। और यह आइडियल अवस्था हासिल करने के लिए योग में हम लोग डिफरेंट टाइप के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कुंभक अर्थात ब्रीथ रिटेंशन टेक्निक मुख्य होते हैं, जिसको हम लोग प्राणायाम कहते हैं।